देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हिमाचल में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 6154 के बाद संक्रमितों का आंकड़ा यहां पर हो चुका है। एक्टिव मामलों की संख्या 1580 से ज्यादा है और 36 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है कोरोना से हिमाचल में। तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है और कोरोना से अब तक 36 लोगों की मौत हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। लगातार यहां पर मामले बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला सोलन है हिमाचल प्रदेश में और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर चाहे चंबा की बात की जाए, कुल्लू की बात की जाए, हमीरपुर की बात की जाए, कांगड़ा की बात की जाए, यहाँ पर मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस 1588 हैं और 36 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर तमाम गाइडलाइंस सरकार की तरफ से सेट की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की लापरवाही के चलते मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं टूरिस्ट स्पॉट होने के नाते यहाँ पर प्रिकॉशंस लेना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, सावधानी से चलना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। 36 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में। वहीं रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो 74 से ज़्यादा का रिकवरी रेट भी है हिमाचल प्रदेश में। मैक्सिमम पेशेंट्स ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय ये है कि लगातार हिमाचल प्रदेश में भी अब मामले बढ़ रहे हैं। 6154 के पार यहाँ पर आंकड़ा हो चुका है, जो कि एक बड़ी संख्या हो जाती है। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली के सेना अस्पताल में आखिरी सांस ली। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी कई दिनों से बीमार चल रहे थे। प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके दी। खराब स्वास्थ्य को देखते हुए 10 अगस्त को उन्हें दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान दिमाग में खून का थक्का जमने से उनकी सर्जरी हुई थी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि भेंट करने पहुंचे थे उनके सरकारी आवास पे। ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं। तो तमाम राजनेता भी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि भेंट की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि भेंट की। पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व राष्ट्रपति का अंतिम संस्कार किया गया और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सुबह प्रधानमंत्री मोदी उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे थे और यहां पर और भी कई बड़े राजनेता उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करने पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व राष्ट्रपति को विदाई दी गई, अंतिम विदाई दी गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया और सभी ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। वहीं आपको बता दें कि ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको सुबह की दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पूर्व राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। वहीं आज पूरे देश ने उन्हें अंतिम विदाई दी और तमाम राजनेता भी उस दौरान शामिल रहे जब अंतिम विदाई का समय था। हालांकि अंतिम संस्कार में सीमित लोग ही शामिल हो पाए थे कोरोना के चलते, लेकिन पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान जो उनके प्रशंसक थे, उनके समर्थक थे, उन्होंने प्रणब दा अमर रहे के नारे भी लगाए थे।
पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल कई दिनों से बीमार चल रहे थे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। उनका इलाज चल रहा था दिल्ली के आरआर अस्पताल में, और वहां पर जब वो उनका इलाज चल रहा था तो उनका कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि भी की गई थी। इसी के तहत जब आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, उस दौरान तमाम कोरोना से जुड़े नियमों का ख्याल भी रखा जा रहा था। ये 5 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जब उन्हें राष्ट्रपति की तरफ से श्रद्धांजलि भेंट की गई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। उपराष्ट्रपति भी उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए पहुंचे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह की, जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। इसके अलावा तमाम बड़े राजनेता भी उनके सरकारी आवास में उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए पहुंचे। और ये जो 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें कि राष्ट्रपति ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की, उपराष्ट्रपति भी उनके घर पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। वहीं बठिंडा शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक स्वरूप चंद सिंगला के मैरिज पैलेस को सील करने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। आज सिंगला के समर्थकों ने पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के कार्यालय के घेराव की कोशिश की। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने समर्थकों को रोक लिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। वहीं इस दौरान स्वरूप चंद सिंगला ने आरोप लगाया कि मनप्रीत बादल बदले की भावना के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। उनके मैरिज पैलेस को बदले की भावना के तहत सील किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेसी नेताओं और मनप्रीत बादल के गलत कामों को उजागर करने की सजा दी जा रही है। सिंगला ने कहा कि उन्हें हर तरह से तंग करने का काम भी किया जा रहा है। मैरिज पैलेस सील करने के मामले में जब उन्होंने अधिकारियों से बात की तो किसी ने साफ जवाब तक नहीं दिया और मैरिज पैलेस की फाइल गायब कर दी गई। पूर्व विधायक ने कहा कि वे किसी भी दबाव में नहीं आएंगे और प्रमुखता से कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करते रहेंगे। कर्फ्यू लगे दौरान मेरी प्रॉपर्टी जीत पैलेस ਨੂੰ ਇਨਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀਤ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚਿਪਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚਿਪਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀ, ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ ਫਾਈਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਲੇਸ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। वित्त मंत्री के कार्यालय के घेराव की यहाँ पर कोशिश की गई। दरअसल मैरिज पैलेस सील करने की घटना से नाराज है सिंगला, जिसके चलते वित्त मंत्री के ऑफिस का घेराव किया गया।
वहीं सुखबीर बादल ने कैप्टन सरकार पर निशाना साधा है और प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया है। सुखबीर बादल ने कहा है कि कोरोना से लड़ने में कैप्टन सरकार विफल साबित हो रही है। वहीं बादल ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए कैप्टन से इस्तीफे की भी मांग की है। तो आपको बता दें कि सुखबीर बादल ने कैप्टन सरकार पर निशाना साधा और कई तरीके से कैप्टन सरकार को घेरने की कोशिश की। सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उठाया। वहीं इस मामले में सुखबीर बादल ने क्या कुछ कहा और कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका ने पलटवार में क्या कहा, आपको सुना। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्य मंत्री ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਬਗੈਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। देखो सुखबीर बादल जी मिसगाइड कर रहे हैं और लोगों ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੈ और ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ। पूर्व सांसद और अकाली दल नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। सरकार ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਨੇ, ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਾਂਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੋ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜੇ ਔਰ ਸਰੇਆਮ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਬੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿਣਾ। लोक इंसाफ पार्टी ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का बचाला के गांधी चौक पर पुतला भी फूंका। इस मौके पर लोक इंसाफ पार्टी के नेताओं ने कहा कि मंत्री
साधु सिंह ने भ्रष्टाचार किया है, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर पंजाब के मुख्यमंत्री ने मंत्री का इस्तीफा ना लिया तो 7 सितंबर को मुख्यमंत्री की कोठी महल मोती महल का घेराव भी किया जाएगा। लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कैबिनेट मंत्री धर्मसोत के खिलाफ यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा कि मांग पूरी ना होने पर सीएम निवास का घेराव भी किया जाएगा। जी साधु सिंह धर्मसोत जिन्हें साडे आने वाले पंजाब के भविख का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की कर दिता, बेड़ा गर्क कर दिता कि ਜਿਹੜਾ 63.91 करोड़ रुपया वजीफिਆਂ वास्ते बच्चों का ਅਸੀਂ पंजाब के विद्यार्थियों का SC BC कोटे का वो हजम कर गया और किसी IPS अफसर ने खुलासा किया। मैं धन्यवाद करता हूँ IPS अफसर साहब का। साधु सिंह धर्मसोत मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। वहीं जालंधर में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कैबिनेट मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए पुतला जलाया गया। अकाली दल कार्यकर्ताओं ने पंजाब भर में दलित विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई 55 करोड़ 97 लाख की राशि का गबन करने के साधु सिंह धर्म तौर पर उनके धर्मसोत पर गंभीर इल्जाम लगाए। श्रोमणी अकाली दल पंजाब के SC विंग प्रधान सुभाष सोधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के दलित विद्यार्थियों के लिए 55 करोड़ 97 लाख की राशि पंजाब सरकार को दी थी, जो पंजाब में किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे दलित विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप में नहीं दी गई। प्रदर्शनकारियों ने सीएम से साधु सिंह धर्मसोत को मंत्री पद से बर्खास्त करने की भी मांग की है। मांग न मानने पर प्रदर्शन जारी रखने की बात कही गई है। सुबचाला में अकाली दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। सीएम को बर्खास्त करने की सीएम से मंत्री पद से धर्मसोत को बर्खास्त करने की मांग की गई है। दरअसल धर्मसोत पर भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। इसी के चलते सीएम से धर्मसोत को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। जगह जगह पर अकाली दल की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और विरोध जताया जा रहा है। जहां एक तरफ अकाली दल के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध जताया गया, वहीं कई जगह पर साधु सिंह धर्मसोत का पुतला भी फूंका गया। भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं। लुधियाना में बुजुर्ग के साथ लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग कुलजीत सिंह गिल्ड रोड स्थित एक बैंक की शाखा में पैसा जमा कराने पहुंचे थे, तभी 3 बाइक सवार बदमाशों ने उनसे 2,80,000 रुपए लूट लिए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना की CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है। 3 बाइक सवारों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक बुजुर्ग से 2,80,000 रुपए लूट लिए गए और लगातार पंजाब के अलग अलग जिलों में इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की पूरी सख्ती है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल निशान खड़े होते हैं कि इस तरह की वारदात आखिर पंजाब में क्यों बढ़ती जा रही है। तो CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं गणेश उत्सव का महापर्व पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्री गणेश चतुर्थी के दिन 22 अगस्त को सभी गणेश भक्तों ने गणेश जी की स्थापना अपने घर में की और उसकी लगातार पूजा अर्चना की गई। और गणेश विसर्जन मौके कोविड-19 के मद्देनजर और पंजाब सरकार की हिदायतों की पालना करते हुए परिवारों ने गणेश विसर्जन अपने घरों में ही किया। वैसे गणेश विसर्जन चलते पानी में तैराने का चलन है, परंतु इस बार परिवारों ने घर के आंगन में ही बड़ा बर्तन लेकर उसी में गणेश जी का विसर्जन किया और गणपति जी को विदा किया। इस मौके बरनाला में गणेश भक्तों ने ढोल ताश बजाकर भजन कीर्तन करते हुए गणपति बप्पा को विदाई दी। भक्त इस मौके पर खुशी में झूमते हुए नजर आए। भक्तों ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी से बचाव करना जरूरी है, लेकिन हमारा ये पर्व एक महाउत्सव है जिसे हम हर साल धूमधाम से मनाते हैं और इस साल भी
बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है, पर इस बार हम विसर्जन के लिए कहीं दूर नदी नहरों के पास नहीं जा रहे, घर में ही विसर्जन किया जा रहा है। त्योहार को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता नजर आई और बप्पा को विदाई दी गई। हालांकि घरों में ही लोगों ने बप्पा को विदाई दी एक बड़े बर्तन में। वहीं इस त्योहार की धूम भी देखने को मिली, लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर यहाँ पर लोग झूमते हुए नजर आए। कोविड-19 के चलते लोगों ने घरों में ही विसर्जन किया। रुक करते हैं हिमाचल की खबरों का। जिला कुल्लू के भुंतर तहसील के तहत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेगू बहेड़ और पीएचसी भुट्टी को अब अपनी एम्बुलेंस मिल गई है। कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ने बीएमओ जरी को दोनों एम्बुलेंस की चाबी सौंपी। विभाग की इस पहल से घाटी में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सकेंगी। एक एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेगू बहेड़ में अपनी सेवाएं देगी, जबकि दूसरी लग घाटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भुट्टी में तैनात रहेगी, ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को इन दोनों एम्बुलेंस का लाभ मिल सके। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेगू बहेड़ में भी काफ़ी लोग रोजाना अपने इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में यहाँ एम्बुलेंस का होना आवश्यक था। अब यहाँ एम्बुलेंस मिलने से मरीजों को आने जाने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। वहीं लग घाटी के मध्य केंद्र के लिए भुट्टी में भी इसके काफ़ी ज़रूरत थी। अब भुट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी एम्बुलेंस प्रदान कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 में दुनिया की सबसे लंबी हेडरेस टनल निर्मित हो रही है। 33 किलोमीटर की ये टनल बरशीनी से सेंज तक बन रही है। इस टनल के माध्यम से पार्वती नदी का पानी घाटी से दूसरी तरफ सेंज घाटी के सेंज में उतारा जाएगा और यहां पर पावर हाउस में 800 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। यह टनल अब मात्र 2.5 किलोमीटर शेष बच गई है और जल्द ही तैयार हो जाएगी, जिससे लोगों को खासा फायदा पहुंचेगा। पार्वती परियोजना के महाप्रबंधक एल.के. त्रिपाठी ने बताया कि इस टनल पर कार्य जोरों पर है और करीब 2 साल में ये बनकर तैयार होगी। कुछ तकनीकी खामियों के चलते इस टनल का कार्य में रुकावट आती है, लेकिन अब काम जोरों पर है। पार्वती परियोजना बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें इंडिया की सबसे लंबी वाटर कन्वेइंग टनल है जो 32 किलोमीटर है। इसमें से हम लगभग 29.5 किलोमीटर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हम छोटी बड़ी सारी टनल मिलाएं तो 50 किलोमीटर से ऊपर बैठेंगे। तो इसमें से हमारा लगभग 2.5 किलोमीटर टनल बचा हुआ है और ये भी तकनीकी कारण है, क्योंकि इस बीच में जो बाहर था वो फॉरेस्ट का क्षेत्र था, वहाँ पे हमको एडिशनल एडिट नहीं मिल पाई थी। तो इसकी वजह से जो है काफ़ी चैलेंजिंग जॉब था। हमारी जो TBM लगाई और जो यहाँ पे जो रॉक आई है उसमें जियोलॉजिकल कंडीशंस के होते हुए काफ़ी दिक्कत आई। तो अभी 2.5 किलोमीटर बची है, ये भी हम अगले 2 साल के अंदर ख़त्म कर देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।